पाल वंश की शुरुआत करते हैं अब हम। पाल वंश, देखिए होता क्या है कि शशांक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सरदार, व्यापारी वर्ग, सामंती वर्ग जो भी थे उन लोगों में अराजकता व्याप्त हो जाती है और कुछ लोग जो हैं आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। कहानी ये है। और कुछ लोग जब आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो बंगाल में जो है अराजकता आ जाती है और वहाँ पर जो है राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर हो जाती है। और इसी वजह से कुछ जो बेहतरीन सरदार थे उन्होंने एक इंसान जिसका नाम था गोपाल, उसे अपना राजा चुन लिया। यानी पाल वंश का संस्थापक जो था वो था गोपाल। सबसे पहले तो गोपाल, इसके पिता जो थे इनका नाम था बप्याट। इनके जो फादर थे उनका नाम था बप्याट। यह बप्याट का पुत्र था और इन्होंने उदंतपुरी बिहार में एक जो है उदंतपुरी बिहार शरीफ में इन्होंने एक आश्रम बनवाई थी बच्चों को पढ़ने के लिए, जिसे बाद में धर्मपाल ने भी डेवलप किया था। एविडेंस इस तरीके से मिलते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी कुछ अनुदान दिए थे, वहाँ भी अपना एक विहार भी बनवाया था। और इसके बाद जो है ये जो शासक थे तो जनरली 750 से 770 ईस्वी, और इनके बाद जो है शासक बनते हैं धर्मपाल। तो जनरली धर्मपाल का समय 770 से 810 ईस्वी, यह काफ़ी प्रमुख शासक भी रहा। धर्मपाल, इसने उत्तरी भारत में प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों को काफ़ी टक्कर दी। यानी प्रतिहार और राष्ट्रकूटों को इन्होंने काफ़ी टक्कर दिया। असल में होता क्या है कि शशांक की भी मृत्यु हो जाती है और इधर कन्नौज के शासक या थानेश्वर के शासक जो भी कहें, हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। ये सब खत्म हो जाते हैं। तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर के त्रिपक्षीय युद्ध भी होता है, जिसमें धर्मपाल जो है टक्कर देता है उस समय राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के। इसको जो है उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। उत्तरापथ स्वामी, यानी यह उत्तर के पथ पर जो भी शासक थे उत्तर की ओर जब ये अपना अभियान करता है तो वहाँ के सभी शासकों को जीतता है और इस वजह से इसे उत्तरापथ स्वामी भी कहा जाता है। इसके बाद इसने जो है सोमपुरी तथा विक्रमशिला बिहार की स्थापना करवाई थी। सोमपुरी बिहार तथा विक्रमशिला, यह बिहार के भागलपुर में है। विक्रमशिला बिहार की स्थापना करवाई थी, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया था। उसके बाद शासक जो हैं प्रमुख है देवपाल, जो 810 से 850 ईस्वी तक रहते हैं। यानी धर्मपाल के बाद शासक कौन बना पालों में? तो देवपाल। देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक यह शासक रहता है और इसकी राजधानी जो थी मुंगेर, इसने अपनी राजधानी कहाँ लाई? तो मुंगेर। मुंगेर यह जो है बिहार में पड़ता है, भागलपुर के बगल में, ठीक है। बिहार का ये एक जिला भी है। और इसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक के साथ जो है मैत्री संबंध स्थापित किए। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में इसके जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होने लगे थे और व्यापार जो है उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद 4-5 शासक जो आते हैं जो उतने महत्वपूर्ण तो है नहीं, जनरली उनका नाम ही सिर्फ रहा और कुछ नहीं। उन 4-5 शासकों में जो है सबसे पहले विग्रहपाल, फिर नारायणपाल, फिर राज्यपाल,
फिर गोपाल सेकंड और विग्रहपाल सेकंड, ये पांचों जो थे कमज़ोर शासक थे। उसके बाद आता है महिपाल। फिर एक बार पालों की स्थिति सही होती है और फिर महिपाल जो है शासक बनता है, जिसे महिपाल प्रथम भी कहा जाता है क्योंकि महिपाल एक बाद में भी आता है। इसने 988 से 1038 ईस्वी तक शासन किया। 988 से 1038 ईस्वी तक शासन किया। जितने भी कमज़ोर शासक थे उसके बाद यह आता है, इस वजह से इतिहासकार इसे पालों का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। पालों का द्वितीय संस्थापक। उसके बाद राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल जो चोल वंश का शासक था, गंगा नदी पार करने से उसको रोकता है यह, तथा अतीश के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रचारक मंडल जो है इसने तिब्बत को भेजा था। किसके नेतृत्व में? तो अतीश। अतीश के नेतृत्व में एक बौद्ध मंडल भेजता है। बौद्ध मंडल रवाना करता है कहाँ? तो तिब्बत के लिए। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि महिपाल जो था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बाद फिर पाल वंश जो है कमज़ोर पड़ जाता है और जो शासक आते हैं उनमें है नेपाल, महिपाल, शूरपाल, ये तीनों जो थे कमज़ोर शासक। और फिर एक बार थोड़े ढंग के शासक आते हैं, मतलब जो मजबूत होते हैं अपने राज्य का नेतृत्व करने के लिए, वो थे रामपाल। और रामपाल का जनरली जो समय काल है वो है 1077 से 1120। इतने लंबे समय तक शासन करते हैं, जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी मजबूत कंधे वाले थे रामपाल। इसने असम तथा कलिंग को भी जीता था रामपाल ने, और किसानों का विद्रोह इनके समय में होता है। किसान विद्रोह, असम तथा कलिंग की जीत, ये करते हैं कौन? तो रामपाल। और इसके बाद जो प्रमुख छोटे मोटे शासक आते हैं वो है कुमारपाल, गोपाल सेकंड और मदनपाल, जो तकरीबन 30 वर्षों तक, गोपाल थर्ड और मदनपाल जो तकरीबन लगभग 30 वर्षों तक शासन करते हैं। और इसके बाद पाल वंश का जो है समाप्त हो जाता है, पाल वंश। और इसके बाद आते हैं सेन। जो पाल शासकों के बाद उनके सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। प्रमुख शासक विजयसेन, इनका समय 1095 से लेकर के 1158 ईस्वी तक रहता है। बंगाल, कलिंग, कामरूप तथा मगध तक के क्षेत्र को इन्होंने विजित किया था। बंगाल, कलिंग, कामरूप यानी कि असम का क्षेत्र तथा बिहार का क्षेत्र, ये सभी जो है इन्होंने जीता था। किसने? तो विजयसेन ने। इसके बाद देवपारा प्रशस्ति में जो है विजयसेन की विजयों की चर्चा है। मतलब विजयसेन जो है, इनका नाम भी विजय, और यह काफ़ी क्षेत्र को विजित भी करते हैं, इस वजह से देवपारा अभिलेख में इनके विजयों की चर्चा है, जिसे धाती द्वारा रचित किया गया था। धाती जो है इनका लेखक था। धाती, कहीं कहीं पर धाती भी मिलता है, देवपारा अभिलेख। किसके द्वारा रचित किया गया था? धाती या धाती के द्वारा। इसके बाद आते हैं बल्लाल सेन। बल्लाल सेन का समय जो है 1158 से 1178, 20 वर्षों का शासक।
1178 से 1158 से 1178 ईस्वी तक दान सागर तथा अद्भुत सागर जो है इनके लेख थे, और यह जो है शैव मतावलंबी थे, यह शिव को बहुत ज़्यादा मानते थे। और इसके बाद आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन 1178 से 1205। से 1205 ईस्वी। इनकी नई राजधानी जो बनती है वो है लखनऊती। इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया। लगभग 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन खिलजी जो है लखनऊती पहुंचता है और वो काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाता है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, उसके अलावा पवन दूत के लेखक धोई और हल्ला योद्धे, ये तीनों जो थे तीनों के तीनों लक्ष्मण सेन के ही दरबार में थे। कौन कौन? तो जयदेव, धोई तथा हलायुध। ये तीनों लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। जयदेव की रचना जो है गीत गोविंद, यह पूछी जाती है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव। और लक्ष्मण सेन के ये दरबार में रहते थे। और इस तरीके से फिर आगे जाकर के ये वंश जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट जब हम देखें तो नेक्स्ट में हम उड़ीसा के गंग वंश, सभी जो थे ज़्यादा बड़े बड़े शासक नहीं थे, जैसा कि मौर्य और गुप्तों का रहा उस तरीके से ये लोग नहीं रहे। छोटे मोटे सेन का तो कुछ रहा भी, पालों का भी कुछ हद तक बेहतर था, लेकिन ये गंग वंश लोग इतने मतलब बड़े शासक नहीं रहे हैं। तो जनरली गंग वंश की जब हम बात करते हैं तो गंग वंश में हम सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा पूर्वी गंग। तो अनंत वर्मा जो चोरगंग कहलाता था वो संस्थापक था, अनंत वर्मा। गंग वंश, ठीक है, पूर्वी गंग वंश या गंग वंश इनको कहा जाता है। 1076 में इन्होंने स्थापना की और 1148 ईस्वी तक शासन करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना इन गंग वंश ही करवाते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में जो है उसकी स्थापना गंग वंश के शासकों द्वारा ही करवाई गई थी। लगभग 14वीं सदी में उड़ीसा पर मुसलमानों का आधिपत्य हो जाता है। मुसलमान जो है यहाँ पर अपना विजिट करते हैं क्षेत्रों को और गंग वंश की समाप्ति हो जाती है। तो गंग वंश में जनरली ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये एक सवाल पूछा जाता है जगन्नाथ मंदिर की स्थापना तो गंग वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, बस इतना ही। इसके बाद है वर्मन वंश, जिनका प्रमुख क्षेत्र जो है कामरूप, और फिर एक हिंदुशाही वंश। वर्मन वंश, कामरूप या असम इनका प्रमुख क्षेत्र, और इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे पुष्य वर्मन। ठीक है, पुष्य वर्मन, इनकी राजधानी जो थी प्राग ज्योतिषपुर थी। प्राग ज्योतिषपुर इनकी जो है राजधानी थी। इसके बाद जो हैं कुछ छोटे मोटे शासक भी थे इसमें, स्थित वर्मा, भूमि वर्मन, सुस्थित वर्मन, सुप्रतिष्ठित वर्मन, और सुप्रतिष्ठित वर्मन को शशांक ने युद्ध में हराया भी था। उसके बाद भास्कर वर्मन, और जनरली यह वंश भी जो थे छोटे मोटे थे तो ये भी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। और फिर आते हैं हिंदुशाही वंश। और हिंदुशाही वंश में जब हम देखते हैं तो 9वीं सदी के उत्तरार्ध में शाही वंश के राजा लगतुर्मान्य, शाही वंश के उसको 9वीं सदी के उत्तरार्ध में लगतुर्मान्य ने पदस्थापित कर दिया उसके राजा को, और फिर
खुद ब्राह्मण मंत्री मतलब कल्लर ने उनको पदस्थापित करके लघुतुर्मान को और हिंदू शाही वंश की स्थापना की। तो जनरली हिंदू शाही वंश से उतने कुछ पूछे नहीं जाते, इसलिए वो ज़रूरी नहीं है। बस इतना याद रखें कि हिंदू शाही वंश भी एक था इतिहास में। इसके बाद हम आगे जब चलेंगे तो हम राजपूतों को देखेंगे, जिसमें परमार, उसके बाद प्रतिहार, और फिर पाल प्रतिहार, पाल तो हमने देख लिया, परमार प्रतिहार, राष्ट्रकूट देखेंगे, गहरवाल को देखेंगे। उसके अलावा फिर हम साउथ हिस्ट्री को लेकर के चलेंगे, साउथ इंडिया को, जहाँ चेर, चोल, पांडे, इक्ष्वाकु, कौंडिन्य और भी छोटे मोटे जो हैं उन सभी को हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।